नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं आज पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी एक बहुत ही मार्मिक कहानी, उसके हिस्से का पुरुष। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुप्रिया आई है। गूंज बनकर बात पूरे ऑफिस में फैल गई थी। सभी उसे देखने, उससे बात करने को उत्सुक थे। भारी उत्कंठा थी। देखें उसकी प्रतिक्रिया। पत्नी की तरह ढाढ़ी मारकर रोएगी, प्रेमिका की तरह रुमाल में सिसकी पूछेगी या स्तब्ध रह जाएगी। सुप्रिया और मानस का प्रेम खुली पुस्तक की तरह था। अपने संबंधों को न उन्होंने कोई नाम दिया, न छिपाया। जिसने जैसा चाहा सोचा अपनी दृष्टि से देखा और उनके अनाम रिश्ते को अपना नाम दे डाला। दोनों के इस सबसे निर्लिप्तता सबको अधिक कष्ट देती थी। एक पुत्र के पिता मानस का सुप्रिया से प्रेम सबके आक्रोश का कारण था। निहायत अंतर्मुख मानस के विषय में लोग बहुत कम जानते थे। वही मानस सुप्रिया के साथ इतना घनिष्ठ कैसे हो गया? पुस्तकालय मानस का दायित्व था। बच्चे की तरह उसने इसे सहेजा संवारा था। सुप्रिया के आने के पूर्व मानस का अधिकांश समय पुस्तक में ही बीतता था। अस्पताल से मानस का शव घर ले जाया गया था और अब नश्वर शरीर उतारा जा रहा था। पत्नी गंगा स्तब्ध खड़ी देख रही थी, मानो वह त्रासदी किसी और के साथ घटी थी। बेटे को पड़ोसी के घर भेज दिया गया था। मानस के परिजनों के पते खोजने के लिए डायरी की खोज हो रही थी। मिसेज भल्ला को मानस के कागज फाइलें छूते देख गंगा ने अपरिचित आवाज में पूछा था। वे नाराज होंगे, उनकी कोई चीज छूना मना है। क्या चाहिए आपको? किसी ने समझाना चाहा था। घर वालों को खबर की जानी चाहिए, उनके पते चाहिए। नहीं नहीं, वे हम पर नाराज होंगे, उनकी डायरी नहीं छूनी है किसी को। गंगा के स्वर में मानो आतंक था। गीता जी ने फिर प्रयास किया। ठीक है, हमें डायरी नहीं चाहिए, पर उनके परिवारजनों का पता तो बता दीजिए। किसी को नहीं बुलाना है, कोई नहीं है उनका। गंगा जैसे अपने आप में नहीं थी। देखिए, आप इस समय दुख में हमारी बात समझ नहीं पा रही हैं। आपका बेटा अभी बहुत छोटा है। इस मौके पर उनके परिवार से किसी का होना बहुत जरूरी है। नागेश्वर जी ने गंगा को समझाना चाहा था। कहा ना, उनका कोई नहीं है। गंगा अडिग थी। हार कर मानस के 7 वर्षीय पुत्र से पूछा, मुन्ना, तुम्हारे पापा का घर कहाँ है? उनका पता कहाँ रखा है, जानते हो? पापा का घर कहीं नहीं है। माँ कहती है पापा तो नाना के घर रहते थे ना। नन्हे बालक के उत्तर से कुछ आशा जागी थी। हाँ हाँ मुन्ना, अपने नाना के घर का पता जानते हो? कहाँ रहते हैं नाना जी? चंद्रनाथ जी आगे बढ़ आए थे। कल नाना की चिट्ठी आई है। ढेर सी चीजें लाएंगे नाना। दिखाऊं उनकी चिट्ठी? कुछ ही पलों में घर से नाना का पत्र ले आया था मुन्ना। अपने लिए लाई जाने वाली सामग्री की लंबी लिस्ट दिखा नन्हा बालक कितना उत्साहित था। लिफाफे पर नाना का पता, गांव सब लिखा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मानस के श्वशुर को उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु की सूचना का तार भेजा जा चुका था। उतनी दूर से अंतिम संस्कार के समय तक उनका पहुंच पाना कठिन था। निर्णय गंगा ने ही लिया था। जो सब बंधन तोड़ गया, उसके लिए किसी की प्रतीक्षा करें क्यों? वस्तु स्थिति से सर्वथा निरपेक्ष गंगा न रोई न चिल्लाई। शायद गहरे सदमे से उसे उबारने के लिए किसी ने डॉक्टर को बुला लिया था। एक भी आंसू नहीं गिराया है डॉक्टर। गहरा आघात पहुंचा है इन्हें। कुछ नहीं होगा मुझे डॉक्टर, बहुत प्यार किया है जिंदगी ने मुझसे। शांत स्वर में अपनी बात कह गंगा शून्य में निहारती रह गई थी। निरुपाय होकर डॉक्टर चले गए। मानस का अंतिम संस्कार कौन करेगा? क्या नियम विधान है?
अचानक मानस के जाति बंधु और कुछ परिचित वहाँ से खिसक लिए। जो व्यक्ति उन्हें बुलाने गया उसे अप्रत्याशित उत्तर मिला था, मानस जाति से बहिष्कृत है, हम उसके दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकते। पर इस समय तो सारे भेदभाव भुलाकर आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तुम हमारे आचार विचार नहीं जानते इसलिए ऐसा कहते हो। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। हम बिरादरी से बाहर की बात नहीं करेंगे। हमें क्षमा करो भैया। हाथ जोड़ उन्होंने द्वार बंद कर लिए थे। अंततः ऑफिस के लोगों ने नन्हे बेटे का हाथ छुआकर मानस के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया था। 2 दिन बाद पहुंचे वृद्ध पिता को देखकर सब सहम गए थे। बुढ़ापा खराब हो गया बेचारे का। बेटी गंगा की ओर ताकते पिता के चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थी। हे भगवान, क्या सोचा, क्या हुआ? चिंता ना करें, आपकी बेटी को ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी। हम सब यहाँ हैं। हम आपकी बेटी की पूरी देखरेख करेंगे। लोग वृद्ध पिता को सांत्वना दे रहे थे। मानस के विभागाध्यक्ष ने हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया था। मुंह नीचा किए वे सबकी सुनते रहे। कभी कभी अश्रुपूर्ण नयन अंगोछे से पूछ नाती को देख रो उठते। नाना, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये लोग पापा को ले गए नाना। हाँ बेटा, हम वापस चलेंगे। एक उछांस छोड़कर वृद्ध नाना मौन हो गए थे। नेत्रों के समक्ष चलचित्र सदृश रीलें घूम रही थी। गांव के विद्यालय के अध्यापक पंडित जी के आकस्मिक निधन पर बेसहारा मानस को 4 वर्ष की आयु से उन्होंने पाला था। सरस्वती का जितना ही अगाध भंडार पंडित जी के पास था, लक्ष्मी उतनी ही उनसे विमुख रही। आसपास के बच्चों को जोड़ बटोर के पंडित जी उन्हें पढ़ाते थे, वरना उस गांव में शिक्षा का उतना सम्मान कहाँ था। आज पंडित जी के पढ़ाए बच्चों में से कुछ उच्च अधिकारी भी बन चुके हैं। मानस को जन्म देते ही पंडितानी स्वर्ग सिधार गई। उस दारिद्र्य में मानस पंडित जी का रत्न था। शांत, बुद्धि प्रदीप्त चेहरा, कंचन सा रंग। पंडित जी के अचानक निधन पर पंडित जी के दूर दराज के रिश्तेदारों में मानस का दायित्व उठाने वाला कोई नहीं था। उन्हीं की उंगली पकड़ मानस उनके घर आ गया था। उनकी स्नेह छाया में बड़ा होता गया। बचपन से ही अंतर्मुखी, प्रखर बुद्धि और शालीन व्यवहार। एकमात्र पुत्री गंगा के लिए उससे उपयुक्त वर और कौन होगा? बाधा उनकी जाति थी। मानस उच्च कुलीन ब्राह्मण और वे स्वयं उसके पांव पूजने वाले यजमान। वैसे इस विराट विश्व में मानस नितांत अकेला था, पर सुपात्र मानस को अपनी कन्या देने वाले कई परिवार सामने आ गए। उनकी पुत्री गंगा से मानस के विवाह की बात का कड़ा विरोध हुआ। सबकी चुनौतियों के विरोध में वे दहाड़ उठे थे। कहाँ गया था यह उच्च कुल का अभिमान, जब उसे पालने कोई आगे नहीं आया था? आज उस पर अधिकार जमाते लाज नहीं आती? उनकी दहाड़ पर लोग तो चुप हो गए, पर दंड मानस को भुगतना पड़ा था। यह बात बहुत दिनों बाद उन्हें ज्ञात हो सकी थी। उच्च कुलीन परिवारों ने मानस को जाति बहिष्कृत कर दिया था। देखने में अनिंद्य सुंदरी गंगा का पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा था। किसी तरह 10वीं उत्तीर्ण कर वह घर बैठ गई थी। मानस को जब उन्होंने गंगा के साथ उसके विवाह की बात की तो उसका मुख विवर्ण हो उठा था। पितृतुल्य पालक की आंखों में निराशा, आशंका गहराती देख उसने सहज सधे स्वर में कहा था, आप जो भी आदेश दें मुझे स्वीकार होगा। चाहकर भी वे उससे पूछने का साहस नहीं कर सके थे, तुम्हारा अपना मन क्या कहता है मानस? यह स्वीकृति तो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन भर है ना? सब कुछ जानकर भी उन्होंने अपने को धोखा दिया था। गंगा जैसी अति सामान्य बुद्धि वाली लड़की भला मानस की प्रखरता झेलने योग्य थी? संदेहों, अपवादों को झुठला उन्होंने दोनों का धूमधाम से विवाह किया था। उन्हें लगता था विवाह के बाद मानस और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। एक दिन गंगा से पूछा भी था,
क्या बात है बेटी? मानस बहुत चुप चुप रहता है। वे तो हमेशा से ऐसे ही हैं बाबूजी, आपको व्यर्थ भ्रम हो रहा है। गंगा हंसती थी। पता नहीं, वह पगली लड़की मानस की बातें समझ भी पाती है। इसी कारण वे मानस के प्रति और अधिक उदार और स्नेही हो उठे थे। मानस के अकेलेपन का रहस्य भी उन पर ही खुला था। दिनेश के विवाह में तुम नहीं गए मानस? नहीं। क्यों? वह तो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है। जी। फिर? मैं आमंत्रित नहीं हूँ बाबूजी। क्यों? उनके स्वर में विस्मय भर आया था। दिनेश के घर वालों को मेरी उपस्थिति प्रिय नहीं है। तभी उन्हें याद आया कि दिनेश की भतीजी के विवाह का प्रस्ताव भी तो मानस के लिए आया था। इसके बाद धीमे धीमे उन्हें पता लगता गया, मानस के मित्र भले ही उसे सच्चे हृदय से स्वीकारें, उनके रूढ़िवादी परिवार उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। उनका कुल उनकी तुलना में नीचा जो था। मानस की गंभीरता उन्हें व्यथित करती, पर वे निरुपाय थे। काश गंगा मानस की पूर्णता बन पाती। पिता की दुलारी सिर चढ़ी गंगा को तो बस अच्छे वस्त्र, आभूषण और भोजन से ही मतलब रहता था। युवती गंगा का बचपना कभी कभी उन्हें भी विचलित कर जाता था। जब मानस एक पुत्र का पिता बना तो उसके शांत निर्विकार चेहरे को देख वृद्ध सोच में पड़ गए थे। आनंद के क्षणों में उदासीनता। क्या पुत्र के प्रति आने वाले दायित्व चिंतित कर रहे हैं मानस? आपके रहते कैसी चिंता बाबूजी? क्या नाम दोगे बेटे को? जो आपको रुचिकर लगे। हाँ बाबूजी, इसका नाम तो आपको ही देना होगा। गंगा मचल उठी थी। मानस की आहत दृष्टि पहचान वृद्ध ने फिर कहा था, कोई नाम तो सोचा होगा मानस? नहीं, नाम आप ही दें बाबूजी। स्वर कुछ दृढ़ था। विवेकानंद कैसा रहेगा? मानस के उत्तर देने के पूर्व ही गंगा बोल पड़ी थी, इतना लंबा नाम लेकर कैसे पुकारूंगी? विवेक ही काफी नहीं है बाबूजी। क्यों मानस? उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि मानस पर निबद्ध थी। ठीक है। बेटे के नाम के लिए इतनी उदासीनता क्यों मानस? तुम्हारी इच्छा अनिच्छा भी तो होगी ना? मेरा सब कुछ तो आपका दिया है बाबूजी, मैं अकिंचन किसी को दे ही क्या सकता हूँ, वो भी नाम जैसी चीज। कैसी बातें करते हो मानस? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जी। संक्षिप्त उत्तर के साथ शायद एक अवसादपूर्ण मुस्कान होठों पर तिराई थी। उस दिन भी उसकी बातों का मर्म वे कहाँ समझ सके थे। तो विवेक ही तय रहा। मेरा विवेक। गंगा ने नवजात शिशु का मुख चूम लिया था। नन्हे से विवेक को गोद में उठाए उससे प्यार दुलार करते वृद्ध पुनः जी उठे थे। दिन रात नाती के प्यार में डूबे रहते थे। वे और माँ गंगा मानस को तो भुला ही बैठे थे। मानस ने जब उन्हें अपनी दूर शहर में नियुक्ति की सूचना दी तो वे चौंक उठे थे। क्या तुम इतनी दूर जाना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्या यहाँ कोई कमी है बेटा? जी, कमी की बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर संसार का अनुभव पाने के लिए घर के बाहर भी तो जाना चाहिए बाबूजी। भगवान का दिया सब कुछ तो है, जितना चाहो घूमो फिरो, पर तुम्हारी यह घर छोड़कर बाहर नौकरी, बात मेरी समझ में नहीं आती मानस। घर तो आपके पास ही रहेगा। गंगा और विवेक को आपकी आज्ञा पर ही ले जाऊंगा। मानस उनके भय को पहचानता था ना। आश्वस्ति की श्वास ले उन्होंने नाती को सीने से लगा लिया था। ठीक है, अगर तुमने जाने का निर्णय ले ही लिया है तो प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। गंगा को बताया है? गंगा को आप ही समझा लें बाबूजी। आशीर्वाद दीजिए कि किसी योग्य बन सकूं।
पितृतुल्य श्वशुर की चरण धूलि लेते मानस का स्वर रुद्ध हो उठा था। मानस का जाना गंगा को अच्छा नहीं लगा था, पर पिता का लाड़ दुलार और सुख सुविधाएं एकाएक छोड़ पाना भी संभव नहीं था। मानस की सीमित आय में उन सुख सुविधाओं की कल्पना भी व्यर्थ थी। मानस को न जाने देने की चेष्टा में उसने मनुहार भी की थी, पर मानस ने अपना निर्णय दृढ़ स्वर में सुना दिया था। बहुत दिन बाबूजी पर बोझ बनकर रह लिया गंगा। अब अपना और अपने परिवार का दायित्व तो उठाना मेरा कर्तव्य है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर इसी सीमित आय में काम चलाना होगा। बाबूजी से और ले पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कह रहे हो? बाबूजी क्या पराए हैं? हमारे सिवा उनका और है ही कौन? गंगा के बड़े बड़े नयन अश्रुपूर्ण थे। उन्होंने जो दिया है उससे उरीन हो पाना तो असंभव है, पर उनकी पुत्री का भरण पोषण करने योग्य बन सकूं, यह देख वे प्रसन्न ही होंगे। छी, ऐसा कहकर तो तुम बाबूजी का अपमान कर रहे हो। तुम जितना वेतन घर लाओगे उतनी तो तुम्हें बाबूजी से पॉकेट मनी मिलती है। उनका सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना। हमेशा हमने बाबूजी से लिया ही तो है गंगा। कभी मुझसे भी कुछ लेकर देखो, बहुत सुख पाओगी। मेरी सीमित आय पर तुम्हारा एकमात्र अधिकार होगा। मंद स्मित तैर आया था मानस के अधरों पर। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। यहाँ रहकर भी तो बाबूजी का हाथ बटा सकते हो। क्या कष्ट है यहाँ जो बाहर भाग रहे हो? गंगा झुंझला उठी थी। बाबूजी वट वृक्ष हैं, उनकी छाया बहुत शीतल है, पर उसमें मैं पनप नहीं सकता गंगा। काश तुम मेरी बात समझ पाती। हल्की सी उसास छोड़ी थी मानस ने। वृद्ध के माथे की लकीरें भी गहरी हो उठी। सचमुच वह पगली कहाँ समझी थी मानस की बात। बेटी को ही क्यों अपराधी ठहराए? वे स्वयं भी क्या अपने मानस को था पा सके थे? आज मानस की डायरी उसके विभागाध्यक्ष दे गए हैं। उसकी अलमारी खोली गई तो व्यक्तिगत पत्रों के साथ यह डायरी भी मिली थी। अच्छा होता डायरी उन्हें न दी जाती। डायरी हाथ में आने पर उसे न खोलना उन्हें असंभव लगा था। पहले पृष्ठ से अंत तक वे पढ़ते गए थे। घर से इतनी दूर आना एक अनुभव है। जब से होश संभाला अपने को पराश्रित ही पाया है। दूसरों की दया पर पला बढ़ा। जिसकी अपनी आशा अपेक्षाएं सब उधार की हैं। बाबूजी के अपार स्नेह में भी दया की करुणा नजर आती है। और मेरी पत्नी गंगा, उसका जीवन सहज स्वाभाविक नदी सा है, पिता और पति की कगारों के बीच निश्चल बहती धारा। पिता की उदारता मुझे देकर वह परितृप्त है। पति नामधारी मानस, जिसका सब कुछ उसके पिता के उपकारों तले दबा है, अपनी हर आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। शायद वह यह बात सोच भी नहीं सकती। अन्यमनस्क वे पृष्ठ पलटते गए थे। एक पृष्ठ पर दृष्टि पड़ गई। आज उस नई लड़की ने सहायक लाइब्रेरियन के रूप में ऑफिस में ज्वाइन किया है। कितनी डरी डरी सी लग रही थी। मिश्रा बता रहा था कि कलकत्ता ऑफिस के मिस्टर दयाल की बेटी है। हार्ट अटैक में पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसे यह नौकरी दी गई है। सर, मैंने इसके पहले कहीं काम नहीं किया है। आपकी गाइडेंस चाहिए, मैं जल्दी ही सब सीख लूँगी। आत्मविश्वास से पूर्ण दृष्टि मुझ पर निबद्ध थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ का काम बहुत आसान है। मन लगाकर काम करेंगी तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। थैंक यू सर। आंखों में जैसे दीप जल उठे थे। दूसरे दिन मानो मैं उसकी प्रतीक्षा सी कर रहा था। उसके आने से कमरा कुछ ज़्यादा ही आलोकित हो उठा था। सर, आप किसी अच्छी जगह रहने के लिए एक कमरा दिला सकते हैं? मेरी मेज़ के पास खड़ी सुप्रिया कुछ परेशान सी थी। कमरा? क्यों? क्या यहाँ कोई परिचित नहीं है? नहीं, माँ अक्सर बीमार रहती हैं।
कलकत्ते में मौसी उन्हें संभाल लेती हैं। कलकत्ते में भाई की पढ़ाई चल रही है, सो उसे तो वहाँ रहना ही होगा। मुझे अकेली के लिए बस एक कमरा ही काफ़ी होगा। उदास मुस्कान बिखर आई थी सुप्रिया के शुष्क होठों पर। ठीक है, देखकर बताऊंगा। अभी कहाँ रह रही हैं? वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में। फिर वहाँ क्या कष्ट है? ऑफिस से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता है ना सर। आने जाने में 2 घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता। क्या पढ़ रही हैं आप? हिंदी साहित्य में शोध कर रही हूँ। विषय क्या रखा है? स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों में प्रेम तत्व। विषय बताते सुप्रिया का मुख शायद आरक्त हो उठा था। अच्छा हो शोध कार्य से पूर्व पत्राचार पाठ्यक्रम की सहायता से लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा पास कर लें। यह डिग्री आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी। न जाने क्यों स्वर रुक्ष हो उठा था। जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी कार्यालय में नौकरी करूंगी। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी सर। सुप्रिया का स्वर उदास था। जो चाहा जाए वह पूरा तो नहीं होता मिस सुप्रिया। स्वर में तनिक आक्रोश झलक आया था। एक बात कहूँ सर, आप कभी कभी बहुत आक्रोश में लगते हैं, जैसे किसी से नाराज हों। मैं अपने आप से नाराज हूँ सुप्रिया जी, आप मेरी चिंता ना करें। आप मुझसे इतने बड़े हैं, फिर मुझे आप कहकर क्यों संबोधित करते हैं सर? यह ऑफिस है सुप्रिया जी, यहाँ रिश्ते नहीं जोड़े जाते। पारस्परिक सौहार्द बना रहे, यही काफ़ी है। कुछ दिनों में आप भी यह सत्य जान जाएंगी। अपमान से सुप्रिया का मुंह कुम्हला गया था। कभी कभी मैं इतना कठोर क्यों हो उठता हूँ? वृद्ध पिता से मिलने कोई सज्जन आए हैं। नाती विवेक सूचित कर खेलने भाग गया था। सावधानी से डायरी बिस्तर के नीचे रख वे बाहर चले गए थे। मानस के सहकर्मी शोक संवेदना प्रकट कर चले गए। सभी मानस की प्रशंसा कर रहे थे। उसके बिना लाइब्रेरी कितनी अपरिचित लगेगी। सबको विदा दे वृद्ध ने डायरी के पृष्ठ पलटे थे। 2 दिनों से सुप्रिया नहीं आ रही है। ऑफिस की सहायिका कला देवी ने बताया था। सुप्रिया दीदी तेज बुखार में पड़ी हैं। बेचारी का यहाँ कोई नहीं है। कल तो दवा हमसे मंगवाई थी। कहाँ रहती है मिस पाठक? उसी संध्या अपने सामने अचानक मुझे देख सुप्रिया के ज्वर से बोझिल नयन चौंक गए थे। सर, आप कैसी हैं सुप्रिया जी? कला देवी ने बताया। बस यूं ही, शायद मौसमी बुखार है। माथे पर मेरा हाथ अचानक चला गया था। न जाने कैसी ममता सी उमड़ आई थी असहाय भीरू सी लड़की के लिए। खाने पीने का क्या इंतजाम है? लगता है भूख हड़ताल चल रही है। सुप्रिया, ऑफिस में खबर क्यों नहीं भेजी? स्वर में ढेर सा स्नेह उमड़ आया था। सुप्रिया की आंखें भर आईं। जी से अधिक वह कुछ बोल कहाँ सकी थी। माथे पर स्नेहपूर्ण हाथ धर मैं मौन सांत्वना ही तो दे सकता था। पूरे 8 दिनों बाद आज सुप्रिया का ज्वर छूटा है। इस बीमारी में तो वह एक नन्ही आज्ञाकारी बालिका भर रह गई थी। दवाई देने से पथ्य देने तक का दायित्व मेरा ही था। किस कदर निर्भर हो गई है सुप्रिया मुझ पर। मेरी कही बात उसके लिए वेद वाक्य बन जाती है। यह तो मेरे लिए सर्वथा नवीन अनुभव है कि कोई मुझसे इतनी प्रत्याशा रखे, मेरी छाया तले सांस ले। मैं अकिंचन भला किसी को क्या दे सकता हूँ? सुप्रिया है कि हर पल एहसास कराती रहती है कि उसके जीवन के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। अच्छा लगता है यह एहसास। कितनी संतुष्टि, कितनी तृप्ति। क्या इसी को पुरुष की अहम तुष्टि कहते हैं? डायरी पढ़ना रोक वृद्ध विचार मग्न हो गए थे। डायरी के पृष्ठ खुलते जा रहे थे। हर पल यह एहसास गहराता जा रहा है कि मैं कुछ हूँ।
सुप्रिया के बिना शायद जी ना सकूं, पर घसीटना तो पड़ेगा। गंगा और अपने पुत्र के प्रति अन्याय कर रहा हूं मैं। कितनी नासमझ है गंगा। अपने पति को किस विश्वास पर छोड़ निश्चिंत बैठी है। उसे यहाँ आने को कितनी बार लिख चुका हूँ, पर वह यहाँ आना नहीं चाहती। मुझे बुला रही है, मैं वापस उसके पास चला जाऊं। वह समझती क्यों नहीं? पति को यूं अकेले छोड़ देना क्या गलत नहीं है? चश्मा उतार वृद्ध ने आंखें मूंद ली। एक आध बार गंगा ने पति के पास जाने की दबे स्वर में इच्छा व्यक्त की थी, पर नाती के मोह ने उन्हें अंधा बना दिया था। विवेक के साथ उनका बचपन लौट आया था। नाती और पुत्री के साथ मानस को वे भुला ही बैठे थे। गंगा को भेजा भी तब जब सिर से पानी ऊपर आ गया था। कुछ उड़ती खबरों से वे एक क्षण को विचलित जरूर हुए थे, पर मानस का विश्वास था वह अन्याय कभी नहीं करेगा। अनदेखी लड़की पर बेहद क्रोध आया था उन्हें। कौन है यह सुप्रिया? मानस ने आगे लिखा था। आज सुप्रिया ने स्पष्ट कह दिया, मैं उसकी मांग में सिंदूर भले ही न डालूं, उसने अपने को मेरी पत्नी स्वीकार किया है। यह कैसे धर्म संकट में डाल रही है सुप्रिया? गंगा को तुरंत आने का तार दे दिया है। कुछ खाली पृष्ठों के बाद लिखा था। गंगा के यहाँ पहुँचते ही पड़ोसियों ने अपना पड़ोसी धर्म निभा डाला है। 2 दिन तक रो चुकने के बाद बात बात में ताने देती है। बाबूजी ने भी कितने कठोर स्वर में कहा था, अच्छी दुश्मनी निभाई भैया, हमारे उपकार का यही फल देना था। मैंने पहचानने में गलती की। गंगा को समझा बुझाकर बाबूजी गांव लौट गए हैं। घर आने पर गंगा खोज खोज कर प्रश्न पूछती है। आसपास कौन है, क्या है का ध्यान भी नहीं रखती। घर का वातावरण कलहपूर्ण हो गया है। गलती न गंगा की है न मेरी। मेरे अहम को, मेरे पुरुष को मान तो सुप्रिया ने दिया है, वरना मैं तो सोया हुआ था। सुप्रिया 3 माह की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही है। कैसे रह सकूंगा उसके बिना? गंगा ने कहीं भी मेरे साथ न जाने की कसम खा ली है। उसका वश चले तो विवेक को भी मेरे पास न आने दे। मेरी हर चीज़ तलाशती है। कल एक छोटे से पत्र के टुकड़े को लेकर किस कदर झगड़ा किया। मैंने कड़े निर्देश दिए हैं। मेरी अनुमति के बिना मेरी कोई चीज़ छूना सर्वथा निषिद्ध है। विवेक मेरे सामने सहमा सहमा रहता है। कैसे समझाऊं इस नादान को? मेरा सोया पुरुष सिर्फ सुप्रिया को पहचानता है। 1 सप्ताह के लिए सुप्रिया आ रही है। कल शाम की ट्रेन से उसे रिसीव करना है। स्कूटर के ब्रेक ठीक नहीं लगते, उसे ठीक कराना होगा। आज दिन भर पानी बरसता रहा। अब स्कूटर की मरम्मत सुप्रिया के आने के बाद ही कराऊंगा। डायरी का यही अंतिम पृष्ठ मानव के जीवन का भी अंतिम पृष्ठ था। बरसात से भीगी सड़क पर स्कूटर फिसलकर सामने लगे बिजली के खंभे से जा लगा था। पास के पान वाले ने गुहार मचा जब तक उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सुप्रिया को रिसीव करने वाले नयन बंद हो चुके थे। स्टेशन पहुंच ही कहाँ सका था मानस। कार्यालय में पहुंचते ही सुप्रिया को साथियों ने घेर लिया था। सुप्रिया विस्मित थी। कल स्टेशन पर उसे लेने मानस क्यों नहीं पहुंचा? कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं? मन में नाना प्रकार की चिंताएं उमड़ रही थी। जो अप्रत्याशित सुना वह उसे जड़ बना देने के लिए पर्याप्त था। मानस की खाली कुर्सी को एकटक निहारती सुप्रिया ने धीमे से अपनी बिंदी पोंछ पास खड़ी लड़की से कहा, मुझे उनके घर जाना है नम्रता। पास खड़े सहकर्मियों के मध्य दबी उत्सुकता कुलबुला रही थी। कई शुभचिंतक उसे मानस के घर तक पहुंचाने आगे बढ़ आए थे, पर सुप्रिया ने दृढ़ स्वर में सबसे कहा था, उनका घर मेरे लिए अपरिचित नहीं, मैं अच्छी तरह रास्ता जानती हूँ। आप लोग व्यर्थ अपना समय नष्ट न करें। खिसियाए चेहरों पर आक्रोश परिलक्षित था। देखो तो लड़की का दुस्साहस, एक तो चोरी, उस पर सीना जोड़ी। सधे कदमों से मानस के घर की सीढ़ियां चढ़
सुप्रिया ने झुककर वृद्ध पिता के चरण छुए। गंगा की ओर ताक दृढ़ स्वर में बोली, तुम्हारी अपराधिनी मैं हूँ दीदी, जो चाहे दंड दे दो। एक ही प्रार्थना है, मेरा न्याय करते समय इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारा सम्मान अक्षुण्ण है, तुम सबकी सहानुभूति की पात्र हो। और मैंने अपना मान सम्मान सब कुछ खोकर जो पाया था, आज उसकी राख भी शेष नहीं। क्या इससे बड़ा कोई और दंड होगा? सुप्रिया की सूनी दृष्टि में अपनी छाया निहारती गंगा उसे लिपटाकर जोर जोर से रो पड़ी थी। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार जरूर भेजिएगा। शुक्रिया।